अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका एक नए ब्लॉग में मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, अब तक जिस तरीके से आपने मुझे इस चैनल पे प्यार दिखाया और सपोर्ट दिया है वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं बहुत सारी खास चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि किस तरीके से मैंने पिछले चैनल को शुरू किया था और किस तरीके से वो चैनल डिलीट होने के बाद में मैंने इस नए चैनल को शुरू किया और किस चीज़ ने मुझे ब्लॉगिंग करने पर मोटिवेट किया और किस चीज़ की वजह से मैंने व्लॉगिंग शुरू की। तो ये तमाम बातें मैं इस व्लॉग में करूँगा। तो दोस्तों, पहले तो आप सबसे एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगा इस व्लॉग में और एक बैड न्यूज़ भी शेयर करूँगा कि क्यों मैंने पुराना चैनल अपना डिलीट किया। तो ये तमाम बातें आपसे इस व्लॉग में करूँगा। तो चले बिना देरी के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। आप सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा, आप सबको गुड इवनिंग कहना चाहूँगा और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरीके से आपने इस नए सफ़र में यानी ब्लॉग इन सऊदी में भी जिस तरीके से आपने मुझे उस सफ़र में भी उस चैनल पे भी मुझे सपोर्ट किया था और इस नए ज़िंदगी के सफ़र में भी आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, इस चैनल पे भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उसका आप सबके लिए शुक्रिया। तो दोस्तों देखिए, पुराने चैनल पे मेरे थे 1400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और इस चैनल पे भी सब्सक्राइबर्स 100 से ज़्यादा हो चुके हैं और ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा और व्यूज़ भी हो चुके हैं, जो कि एक गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ ये है कि जब मैं सऊदी में था उस वक्त मैं ड्यूटी कर रहा था, जॉब कर रहा था, तो मैं व्लॉग वगैरह सब बनाता था। मेरे पास मतलब मेरी ड्यूटी 12 आवर्स 10 आवर्स की होती थी, तो मैं व्लॉगिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके उस चैनल को डिलीट किया। हालांकि मैं उस चैनल को कभी डिलीट नहीं करना चाहता था, मैं काफ़ी मेहनत किया था उस चैनल पे। मैं बड़ी बड़ी जगहों पर दूर दूर जाता था व्लॉगिंग करने के लिए अपने दोस्त के साथ, जावेद भाई के साथ। जावेद भाई अपनी गाड़ी में आते थे और हम हर जगह का सफ़र करते थे। जैसे कभी फनातीर चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, तो कभी जुबेल सेंटर चले गए, तो कभी कोई बीच चले गए। तो ऐसी जगहों पर हम हमेशा जाते थे व्लॉगिंग के लिए। और अपना जो वीकेंड का दिन होता था हमारे लिए, वो दिन हम टाइम निकाल कर स्पेशली अपना वीकेंड मनाने के लिए इस तरीके से जाते थे। कार में बैठ के हम दुनिया जहान की बातें करते थे और हम डिस्कस करते थे कि यूट्यूब पर भी हमें आगे कैसा बढ़ना है, यूट्यूब पे हमारा फ्यूचर किस तरीके से हो सकता है। तो आपका शुक्रिया जावेद भाई के, जिस तरीके से आपने भी मुझे मोटिवेट किया यूट्यूब पे रहते हुए और सऊदी में भी आपने मुझे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया, समझाया और मोटिवेट किया है। तो आपकी कहीं ना कहीं आगे भी बातें मुझे हेल्प करेगी लाइफ को, जिस नज़रिए से आपने मुझे समझाया, आपका शुक्रिया। हबीब भाई ने भी यूट्यूब चैनल की जर्नी में मेरी थोड़ी हेल्प की है। वो कैसे कि मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला है कि आप शॉर्ट्स पे थोड़ा फोकस करो, शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो और वायरल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाओ। तो हबीब भाई, जिस तरीके से आपने मुझे समझाया है उसी तरीके से मैं चल रहा हूँ, वायरल शॉर्ट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा। फेसबुक पर भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी डाल रहा हूँ और आपके कहे गए बात के मुताबिक फेसबुक पर अब वीडियोस मेरी वायरल होना शुरू हो चुकी है। 300-400 व्यूज़ आ रहे हैं फेसबुक पे। लिटरली इतने तो डाउन मतलब गिरी से गिरी हालत में भी इतने व्यूज़ आ ही रहे, 150-200, मैक्सिमम 500 400 300 तो जा ही रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि मेरी वीडियोस वायरल हो रही है शॉर्ट्स। तो मैं शॉर्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब को का चैनल मोनेटाइज कराना काफ़ी मुश्किल होता है, जिस पे 4000 घंटे पूरे करने होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करना होता है, जो कि एक लॉन्ग जर्नी होती है। कहा जाता है कि 6 महीने तक अगर आप अपना यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दोगे तो आपका चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। और आप लॉन्ग वीडियोस को ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका चैनल जब कंसिस्टेंटली आप वीडियोस को अपलोड करोगे तो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगे और आपका चैनल बहुत बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। ये बातें कही जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा आपकी वीडियोस अट्रैक्टिव होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स से व्यूज़, मोनेटाइजेशन का ख्याल आप दिमाग से निकालें। और एक अगर आप यूट्यूबर हो या आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप पब्लिक के नज़रिए से सोचिए कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है। तो ये वायरल टॉपिक जिस हिसाब से मुझे हबीब भाई ने समझाया है कि भाई वायरल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाओ तो आपके व्यूज़ आसमान छुएंगे। और बंदा 3-4 साल मेहनत किया है, उसने बहुत सारे चैनल्स को डिलीट किया। फेसबुक पर उसने अपने
एक अकाउंट डिलीट किया, उसने फिर इंस्टाग्राम का भी अपना अकाउंट डिलीट किया, फिर नया अकाउंट शुरू किया, 2-3 अकाउंट ऐसा उन्होंने डिलीट करने के बाद में उन्होंने लिटरली नया अकाउंट शुरू किया, फिर नए से नई शुरुआत की, तब जाके उनके 65,000 या 67,000 उनके कुछ फॉलोअर्स है यूट्यूब पर भी। यूट्यूब नया चैनल भी शुरू किया उन्होंने, भी उनका चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, और फेसबुक पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स है, और इंस्टाग्राम पे तो उनकी वीडियोस वायरल है ही, और इंस्टाग्राम पर भी उनके अच्छे खासे 30-35 हज़ार के ऊपर फॉलोअर्स है। तो उन्होंने ये बात जो समझाई बहुत अच्छी है, और जावेद भाई को भी उन्होंने जिस हिसाब से बात समझा है ना, तो जावेद भाई की भी जो शॉर्ट वीडियोज़ है वो भी वायरल हो रहे हैं। और जावेद भाई आपको कॉन्ग्रेट्स कि आपके 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके, और आपके मेरे ख्याल से 3-4 लाख 5 लाख के बीच में व्यूज़ भी हो चुके, जो कि मेरे पुराने चैनल पे दोस्तों उतने ही व्यूज़ थे। लेकिन मैंने ये गलती की कि मैंने मतलब मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके उस चैनल को डिलीट किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आई गई बात हो गई वो। और चैनल को मैंने वापस रिकवर करने की भी कोशिश की अपने भाई के साथ मिलके, लेकिन वो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है डिलीट चैनल को किए हुए। तो अगर 1 महीने से अंदर कोई चैनल को आप डिलीट कर दियो और 1 महीने के अंदर आपको चैनल वापस रिकवर करना है, तो ये एक है कि एक चीज़ है कि अगर आपके चैनल को 1 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ डिलीट करे, तो आप उसे रिकवर कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी ये जो चैनल शुरू किया वो क्यों किया मैं बताता हूँ। कि इंडिया आने के बाद में अभी 1 महीना तकरीबन मुझे इंडिया आकर हो गया है, तो मैंने सोचा कि वहीं से मैंने ये चैनल शुरू कर दिया था, नदीम के व्लॉग्स। लेकिन मैंने कुछ इतना सोचा नहीं था, मतलब इंडिया जाने के बाद में इसको मतलब डिटेल में इसके ऊपर सोचा जाएगा कि कैसे शॉर्ट्स होना चाहिए, कैसे इसके ऊपर वायरल टॉपिक्स के ऊपर हमें ब्लॉग्स बनाना है, कैसे मतलब इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर ब्लॉग्स बनाना है, ताकि लोगों को जो चाहिए वो मिल सके। तो मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में बहुत सारी जगहों के ब्लॉग्स को कवर किया है। जैसे रिसेंटली मैंने मस्जिद बंदर ईस्ट में लगने वाली दाना बंदर मार्केट को मैंने कवर किया। वो एक व्लॉग मैंने कवर किया, 1 मिनट से ज़्यादा वो व्लॉग है। उसके बाद मैंने गेटवे ऑफ इंडिया का व्लॉग कवर किया। उसके बाद मैंने ऐसी बहुत सारी जगहों का, मैंने क्रॉफर्ड मार्केट का व्लॉग कवर किया। मैंने जुमा जामा मस्जिद जो जो मुंबई में है, वहाँ का भी मैंने व्लॉग कवर किया। वो भी मिनी व्लॉग था, शॉर्ट वीडियोस के तौर पे मैंने वो व्लॉग बनाकर डाला था। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छी रिजल्ट है कि मैं अभी जो शॉर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ ना, वो लिटरली वायरल शॉर्ट्स जो व्यूज़ ला सके, जो ऑडियंस मेरे चैनल पे ला सके, मैं उसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप जब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाओगे, इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स बनाओगे, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाओगे, इन्फॉर्मेटिव मिनी व्लॉग्स बनाओगे, तो उससे होगा क्या मालूम है कि लिटरली पब्लिक आपके चैनल को क्यों देखेगी। जब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जब उनको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, तो वो क्यों आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड आपकी वीडियोस को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहीं ना कहीं इस बात को भी सोचा कि चलो इस चैनल को शुरू तो कर दिए, अब 50,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए, 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके। तो इसमें एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैंने 1 महीने में ये चीज़ अचीव की है, जबकि मैंने 6 महीने में मेरे वाले चैनल पे 6 या 8 महीने में मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स हुए थे, और लिटरली मैंने 1 महीने में 50,000 व्यूज़ को भी हिट नहीं किया था। तो अगर मैंने आज 50,000 व्यूज़ को हिट किया है, 52,000 व्यूज़ अभी टोटल मेरे चैनल पे वाईटी स्टूडियो पे मैंने चेक किया तो इतने हैं, और 100 से ज़्यादा 101 के ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी अचीवमेंट, एक ग्रेट अचीवमेंट आप बोल सकते हो। लेकिन इसके अलावा देखिए, व्लॉगिंग करना है ना, तो व्लॉगिंग एक सेंस से की जाए। तो व्लॉगिंग जो है ये एक दूसरा फ़ोन भी है मेरे पास। अब कुछ लोग बताते हैं कि व्लॉगिंग आप ऐसे करते हो, ये गलत तरीका है, या आप ऐसे पकड़ते हो फ़ोन को, ये एक सही तरीका है। तो देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया है। मैं तो ऐसा पकड़ता हूँ, कोई बोलता है ऐसा बनाइए, कोई बोलता है ऐसा बनाइए, कोई बोलता है ऐसा बना के चलिए ऐसा। तो देखिए, व्लॉगिंग करने का अपना अपना नज़रिया है। कोई बोलता है आईफोन से बनाइए, अच्छी क्लैरिटी आएगी, हाँ बात सही है। कोई बोलता है कि गोप्रो से बनाइए, 4K 5K का जो उसमें वीडियो की जो मतलब कैमरे की जो क्वालिटी होती है उसमें बनाइए। मुझे नहीं मालूम, मैं इतना टर्मिनोलॉजी में नहीं जाता हूँ कि 10K क्या है, 5K क्या है वीडियो कॉल कैमरा की क्वालिटी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मेरे पास 2 एंड्रॉयड फ़ोन है। एक फ़ोन अपना पर्सनल इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरा फ़ोन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो स्पेशली यूट्यूब वीडियोस
के लिए ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसमें ना मैं सिम कार्ड वगैरह कुछ नहीं डाला हूँ। तो देखिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है ना तो बहुत पेशेंस चाहिए, और साथ ही साथ कभी कभी लिटरली एकदम सब्सक्राइबर्स में स्पाइक आ जाएगा, तो कभी एकदम डिक्लाइन होने लगेंगे, मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे नहीं एकदम से, कोई आपकी वीडियोस को एकदम से नहीं देखेगा, और एकदम से यूट्यूब क्या करेगा, आपके चैनल को प्रमोट करेगा। अगर आपकी वीडियोस का एल्गोरिदम अच्छा है, मान लीजिए लेंथ अच्छा है, और उस पर और एक बात कि उसका थंबनेल अच्छा है, तो आपका वॉइस ओवर अच्छा है, ये सब चीज़ें हैं जो यूट्यूब इन चीज़ों को देखता है। और लिटरली आप जितना अपना ओरिजिनल कंटेंट इस्तेमाल करेंगे यूट्यूब पर, वो उतना अच्छा है। कोई भी चीज़ है, जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, फेसबुक पर भी आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो। अगर वॉइस ओवर बैकग्राउंड में अगर आप वीडियो लिए हो, बैकग्राउंड में आपकी वॉइस आ रही है कि दोस्तों आज मैं इधर गया, मैं उधर गया, तो आप अपनी रियल वॉइस डालो। एआई से, मतलब एआई टेक्नोलॉजी जब से आई है ना, तो लोग है ना वॉइस में भी चेंजेस करके उसको डाल रहे, अट्रैक्ट, मतलब व्यूज अट्रैक्ट करने के लिए और ऑडियंस के अटेंशन को गेन करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन इससे क्या होगा मालूम है, लोग एक ही चीज़ को देख देख के क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लोगों को क्या चाहिए कि उनको टॉपिक चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, फैक्ट्स जानना है कि आपका व्लॉग कितना इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए। अगर कहीं मान लीजिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाना है कुर्ला से, तो कैसा जाना है, आप बताओगे कि गेटवे ऑफ इंडिया से मैं जा रहा हूँ, तो 10 रेलवे से आप जाओगे, तो रेलवे से अगर आप जा रहे हो, मतलब लोकल ट्रेन पकड़ के मुंबई से जा रहे हो कुर्ला से, तो आपकी 10 रुपये की टिकट लगेगी यहाँ से सीएसटी तक जाने के लिए। सीएसटी से फिर बस करोगे आप, बस से 12 रुपये लगेगा एसी वाली बस से। फिर वहाँ आप उतरोगे, खाओगे पियोगे, फिर फेरी वाली जो, मतलब फेरी क्या बोलते हैं उसे, मतलब बोट चलती है, फेरी वाली बोट भी बोलते हैं उसे, जो पानी में चलाएगी, उसकी 200-300 रुपये टिकट है एक सिंगल पर्सन की। मैं बता रहा हूँ कि एवरेज पर्सन का कितना खर्चा हो सकता है। आप खाओगे पियोगे, चाय पियोगे, ऐश करोगे, फोटो खिंचाओगे। वहाँ पर फोटोग्राफर्स भी बहुत सारे होते हैं जो आपकी वीडियोस, आपकी फ़ोटो भी बना के आपको दे सकते हैं, तो उसका अलग पैसा लगेगा। या आप स्पेशली और भी जगहों को विजिट करना, अगर स्पेशली जो एक कॉस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपका एक कितना लग सकता है वहाँ जाने का, 600-700-800 रुपया, इतना तो नॉर्मल एक बंदे का, अगर आप उधर जा रहे हो तो इतना तो लगेगा मिनिमम। और उधर से अलीबाग भी नज़दीक है, वो आइलैंड भी दिखता है वहाँ से फेरी वाली बोट भी आपको लेके जाती है सुबह सुबह। तो ये सब चीज़ें अगर 2 बंदे जा रहे हैं तो 1000-1200-1500 इतना रुपया तो लगेगा एटलीस्ट मिनिमम घूमने के लिए। तो अभी तक मैं जो जगहों को घूमा हूँ उतना बता रहा हूँ। कुर्ला से मैं गया था, मान लीजिए क्रॉफर्ड मार्केट गया था। आपको शॉपिंग करना है तो आपको अपना बजट बनाकर लेके जाना पड़ेगा। क्रॉफर्ड मार्केट के बाजू में भी जामा मस्जिद का मार्केट वहाँ पे लगता है, तो वहाँ पर भी आप जाके चीज़ें खरीद सकते हो। वहाँ के एक मार्केट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कपड़ों का मार्केट है, और वो मार्केट लिटरली बेस्ट मार्केट है उधर मुंबई में। और दोस्तों ये मतलब अगर आपको क्रॉफर्ड मार्केट भी जाना है तो कितना लगेगा, अगर आप कुर्ला में रह रहे हो तो लिटरली आने जाने का किराया कितना लगेगा, 20 रुपया लगेगा। खाने पीने का वहाँ से फल फ्रूट लोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो दोस्तों मतलब वन ऑफ दी व्लॉगिंग ऐसा मैंने किया ना, वहाँ पर जाके मैंने कुछ मिनटों का किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि क्रॉफर्ड मार्केट में क्या चीज़ और कितना आपका बजट होना चाहिए। मान लीजिए आपको वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदना है, मान लीजिए आपको फ्रूट्स वगैरह ख़रीदना है, तो अगर आप 1000, 2000, 3000 का, 4000 का भी बजट लेके जा रहे हो तो लिटरली वो बजट फ्रेंडली मार्केट भी है क्रॉफर्ड मार्केट। और दोस्तों मुंबई के अलग अलग कोनों से लोग आकर क्रॉफर्ड मार्केट को विजिट करके जाते हैं और वहाँ से चीज़ें खरीद के जाते हैं, क्योंकि आपको चीप रेट पे चीज़ें मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिलती है और स्टैंडर्ड उसका बहुत ही हाई होता है। तो दोस्तों क्रॉफर्ड मार्केट तो एक बेस्ट मार्केट है घूमने के लिए। फिर मैंने दाना बंदा मार्केट घूमा, जो कि मिडिल क्लास वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है। तो ये सब चीज़ें मैंने इस व्लॉग में अभी तक जो व्लॉगिंग मैंने फ़िलहाल की है, तो इतनी चीज़ों का मैंने कवर किया है। गेटवे ऑफ इंडिया मैंने घूमा, ताज होटल को मैं देखा, लिटरली मैंने 1 साल के बाद में इन तमाम जगहों को देखा है। तो मेरे इन जगहों की वाइब्स कैसी होगी, एक्साइटमेंट, मेरा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कितना होगा, तो ये सब चीज़ें मैंने इन्जॉय की। 1 साल के बाद मैंने इन जगहों का व्लॉग बनाया, तो लिटरली
मैं खुद एकदम मेरे अंदर का बच्चा बोल रहा था कि जाओ इन जगहों को आप घूमो। मैंने अकेले लिटरली व्लॉग्स को कवर किया है इन तमाम जगहों का। मैंने किसी का साथ नहीं लिया क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग अलोन करना पसंद है और अच्छा लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों आप सबका शुक्रिया क्योंकि हमारे चैनल पे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं और हम 100 से ज़्यादा की फैमिली हो चुकी है और 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को मेरे चैनल की वीडियोस को देखा है। तो आपका इसके लिए शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं हम आने वाले व्लॉग में। थैंक यू।